वेलकम टू कैमवेदा एंड आई एम योर टीचर सुशील जैन। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 11th का बिल्कुल फर्स्ट बेसिक चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर लिया है और हम बिल्कुल अब लास्ट पे आए हुए हैं चैप्टर्स के। तो उसी टॉपिक के दौरान हमने जो कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमारी, वो पढ़ा था हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने दो लॉ जो है वो डिस्कस किए थे। वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन कांस्टेंट कंपोजिशन, सॉरी। ओके, उसके बाद के जो लॉ बच गए हमारे वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितना हम कर पाते हैं आज। अगर सारा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर एक वीडियो और बनाएंगे इसके लिए। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं ज्यादा, बस आप समझिए, आराम से बैठ के पढ़िए और मजे लीजिए केमिस्ट्री के। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ क्या था हमारा? थर्ड लॉ था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत इजी लॉ है, कोई ज्यादा मुश्किल लॉ नहीं है और यहां से क्वेश्चंस भी नहीं आते इतने खास पेपर एग्जाम्स के अंदर, बट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कुछ दूसरे मेथड्स में फिर इनका आप यूज कर सकते हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, तो इनडायरेक्टली यूज हो सकता है इसका, इसलिए इनको आना जरूरी है। लॉ को समझिए क्या कहता है आपसे। ये आपसे कह रहा है कि मान लीजिए, मैं आपको डेफिनेशन को समझा रहा हूं, लिखना मौजूद है डेफिनेशन का, हमें समझना जरूरी है लॉ को। ये कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो हम ये दो एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। और जब इनको कंबाइन करते हैं तो इनको कंबाइन करने से क्या होता है, कंबाइन करने से कह रहे हैं कि एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बन सकते हैं इनसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जब इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो इन दोनों को मिक्स करने से मुझे क्या मिला, इन दोनों को मिक्स करने से मुझे मान लीजिए एक तो मिलता है यहां से ए बी टाइप का कोई कंपाउंड, ठीक है, और एक मुझे मिलता है मान लीजिए ए बी टू टाइप का कोई कंपाउंड, ठीक है। लेट कर लिया हमने कि भाई दो एलिमेंट्स है मेरे पास ए और बी, और जब उन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो उनसे एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, और वो हमने लेट कर लिया, अभी दो बन गए। चलिए हमारे पास एक ए बी टाइप का बन गया, एक ए बी टू टाइप का बन गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दोनों कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स रखिए। एक एलिमेंट का मास क्या रखना है, फिक्स रखना है। तो मान लीजिए ए का मास हमने दोनों में फिक्स कर दिया, ए का मास दोनों में फिक्स कर दिया, तो जो दूसरा एलिमेंट बच गया दोनों में, कह रहा है कि उनके मासेस की रेशो लीजिए। मान लीजिए इसका मास हम x कर लेते हैं b का, तो यहां कितना होगा उसका 2x हो जाएगा। तो उनके मासेस की जो रेशो आएगी, रेशो क्या आएगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1:2 आएगी। कह रहा है कि वो रेशो सिंपल रेशो आएगी, कंप्लीट होल नंबर में आएगी और सिंपल रेशो आएगी। यहां पे बात समझ आ गई? दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप दो एलिमेंट लीजिए और दो एलिमेंट से आप कंपाउंड्स बनाइए, एक से ज्यादा कंपाउंड्स उसके बन सकते हैं, और उनमें से किसी एक एलिमेंट का मास आप फिक्स कर लीजिए। जब दूसरे एलिमेंट्स के मास की रेशो आप निकालोगे तो वो रेशो आपको क्या मिलेगी, वो रेशो आपको सिंपल रेशो मिलेगी और होल नंबर में मिलेगी। अब इसी को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से दो तरह के कंपाउंड जनरली बनते हैं। या तो बन सकता है H2O, जो हमें पता है हम पीते हैं, और दूसरा क्या बन सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, है ना। अब दोनों में हाइड्रोजन का मास हम फिक्स रखते हैं, कितना होगा 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। तो ऑक्सीजन का मास इसमें कितना है 16, इसमें कितना है 32। तो 16 और 32 की जो रेशो आएगी वो क्या आएगी 1:2 आ रही है, दैट इज सिंपल रेशो। ओके, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसी तरह से। कैसे, जैसे कार्बन का ऑक्सीजन का लेते हैं, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन बना सकता है CO, और क्या बना सकता है CO2 बना सकता है। तो CO और CO2 में कार्बन का मास कर देते हैं फिक्स, तो यहां भी 12 और यहां भी 12। यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना है भाई 16, यहाँ कितना है भाई 32, तो रेशो फिर कितनी आ रही है 1:2 आ रही है। समझ में आ रही है बात? इट मींस कि किसको फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गई? और भी एग्जांपल इसके ले सकते हैं। कैसे, मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेते हैं। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बहुत सारे ऑक्साइड्स बन सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल N2O बन सकता है,
NO बन सकता है, ओके, N2O4 बन सकता है, 3 सॉरी पहले 2 लेते हैं, NO2 बन सकता है, इसके अलावा N2O3 बन सकता है, इसके अलावा N2O4 बन सकता है, इसके अलावा N2O4 और N2 सेम ही होते हैं वैसे आपके, और एक N2O5 बन सकता है। जब इसमें आप नाइट्रोजन के मास को फिक्स करोगे और ऑक्सीजन के मास की रेशो आप लोगे, जिसमें यहां से इसको हम थोड़ी देर साफ करते हैं, इसको यहां से रखते हैं, यहां से आप रेशो लेते हो तो 16, यहाँ 32, यहाँ 48, यहाँ 64 और यहाँ 80। तो ये जो मास की रेशो आपकी आएगी वो क्या आ रही है, वो सिंपल आ रही है। क्या रेशो आ रही है, 1:2:3:4:5। तो ये आपकी रेशो आ गई ऑक्सीजन के मास की। अगर नाइट्रोजन का मास क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब ये लॉ जो है वो दो बातों में, दो जगह पर अप्लाई नहीं हो पाता है। एक तो कहां, एक तो अप्लाई नहीं हो पाता है जहां पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पर ये जो नंबर है, ये स्टोइकियोमेट्री जो है ये कंप्लीट नंबर नहीं होती है, फ्रैक्शंस में होती है। तो उन केसेस जैसे मैं कहता हूं हमारे पास कंपाउंड है टाइटेनियम का, उसमें 0.98 लिखा हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, तो देखो यहाँ जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर नहीं है। तो उस केसेस में हम इस लॉ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। क्लियर। दूसरा, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, वहां भी हम इस लॉ को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशन हो गई आपकी, एक तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के केस में, और एक जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के केस में भी हम इस लॉ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक ये समझ में पहला थर्ड लॉ आ गया होगा, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट लॉ जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट लॉ कौन सा आपका, नेक्स्ट लॉ आपका है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये आपका नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और एक इसमें आप अलग से बना सकते हो कि जो ये लॉ है ये स्पेशल केस, स्पेशल केस मैं चले देता हूं, इट इज ए स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास। अब ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा सभी लॉ के कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जो जेईई और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की, उनके लिए ये लॉ थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो वो बच्चे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बाकी बच्चे भी समझिएगा, बहुत आसान सा लॉ है, कोई मुश्किल लॉ नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इसके अंदर इसको हम हिला सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये एक स्पेशल केस होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास का, और जब हम सभी लॉ कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से क्या होता है। ओके, चलिए। तो अगर मैं भूल जाऊं, मान लीजिए किसी वीडियो में मैं आगे वीडियो कंटिन्यू कर दूं और इसको टॉपिक को रह जाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा करके कि सर आपने वो टॉपिक बोला था करवाया नहीं है, प्लीज उसको करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, वरना मैं कोशिश करूंगा कि मुझे याद रहे, वरना याद रहता नहीं है ज्यादा मुझे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, देखिए ये कहता है, अब मान लीजिए कि मेरे पास कम से कम 3 एलिमेंट हैं, ए, बी और सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं। वो कहता है कि इन 3 एलिमेंट्स से मिलके आपस में कंपाउंड बन सकते हैं। मान लीजिए ए और बी से मिलके कंपाउंड बन सकता है, बी और सी से मिलके कंपाउंड बन सकता है, और ए और सी से मिलके कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, मान लेते हैं चलिए कि ए और बी से मिलके जो कंपाउंड बना वो ए बी बना, इसी तरह ए और सी से मिलके जो कंपाउंड बना वो ए सी बना, और बी और सी से मिलके जो बना वो बी सी बना। ठीक है, ये 3 तरह के कंपाउंड आपके बने। अब कहता है कि वो 2 कंपाउंड लीजिए कोई भी जिसमें एलिमेंट कॉमन हो। जैसे मान लीजिए मैं ए बी और ए सी लेता हूं, इसमें ए कॉमन है, या मैं ए सी और बी सी लेता, इसमें सी कॉमन है। तो कोई भी 2 कंपाउंड ऐसे ले लीजिए, जैसे मैं पहले 2 ले लेता हूं, यहां से ए कॉमन है, यहां से भी ए कॉमन है, तो इनका मास रखिए फिक्स, ए का मास हो गया दोनों में फिक्स। तो बी के और सी के मास की रेशो ले लीजिए, मान लीजिए बी के और सी के एटॉमिक मास की जो रेशो आती है वो x रेशो y आती है। लेट कर लिया हमने कि जो बी और सी के एटॉमिक मास की वैल्यू रेशो आती है वो क्या आती है, x और
y आती है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी और सी से मिलकर जो कंपाउंड बना है ना, बी और सी से मिलकर जो कंपाउंड बना है, उनके अगर मासेस की आप रेशो लोगे तो ये रेशो या तो वही आएगी जैसी है, या फिर इसके मल्टीपल में आएगी, या तो सेम वही रेशो आएगी, या फिर किसमें आएगी, उसके मल्टीपल में भी आ सकती है। तो उसको बोलते हैं कि वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। समझ में आ रही है बेटा? अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा होगा? चलिए, आसान से ला लगे होंगे अब तो ये। चलिए तो दोबारा बता देता हूं, आपको 3 एलिमेंट लेने हैं, उन तीनों को आपस में किसी तरह से कंबाइन करके 3 तरह कंपाउंड आपको मिलेंगे। किन्हीं भी 2 कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट कॉमन हो उसका मास फिक्स रखिए, बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की रेशो लीजिए। जो रेशो उसकी उन 2 एलिमेंट्स की आएगी वही रेशो जब उन दोनों से मिलकर एक कंपाउंड बनेगा उसमें भी आती है, या उसकी मल्टीपल आती है, तब हम कहते हैं कि वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर? चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन ए की जगह ले लेते हैं सोडियम, और बी की जगह ले लेते हैं क्लोरीन, और सी की जगह ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स मेरे पास हो गए, एक ये और एक ये। अब Na का और Cl का आपको सबको पता है क्या बनता है, क्या बनता है? NaCl। Na और H से क्या बनेगा? NaH बनेगा, NaH। और H और Cl से क्या बनेगा? HCl बनेगा। जानते हैं आपको, आसान से हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि NaCl और NaH, इसमें Na का मास क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं, कितना? 23 होता है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है यहाँ पर? 1। और क्लोरीन कितना होता है? 35.5। तो रेशो क्या आ रही है? 1 रेशो 35.5 आ रही है। इसको थोड़ा सिर्फ सोल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए सेम वैसी ही रेशो HCl में भी आ रही है। HCl में देखिए वही 1 रेशो 35.5 आएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लॉ किस तरीके से काम करता है। एक दो एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें करना है। देखिए और क्या हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहां से क्या बन सकता है? कार्बन और हाइड्रोजन से क्या बन सकता है? CH4 हमने पढ़ा है। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से क्या बन सकता है? H2O बन सकता है। और C और O से क्या बन सकता है? CO2 बन सकता है। क्लियर? तो क्या करते हैं, देखिए आसानी से किसमें कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं। तो यहां से कार्बन का मास क्या कर लेते हैं? फिक्स। कितना होता है? 12। यहां तो 12 हो गया, यहां भी 12 हो गया। अब यहां हाइड्रोजन का मास कितना है? 4। और ऑक्सीजन का कितना मास है यहाँ पे? 32। तो रेशो क्या आ रही है यहां से? 1 रेशो 8। अब यही रेशो यहां निकालिए। यहां कितना है? 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं? 16। तो रेशो यहां भी कितनी आएगी? 1 रेशो 8। देखिए वही रेशो आ रही है जो यहां आ रही है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एग्जांपल और आप ले सकते थे, क्या ले सकते थे? मान लीजिए मेरे पास है सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एक तो बन सकता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक बन सकता है H2S और एक बन सकता है H2O। तो इसमें आपको चेक करना है, तो आप सल्फर का मास फिक्स कर दीजिएगा दोनों में यहाँ पे, और बाकी का निकाल के देखिए क्या रेशो आती है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको ट्राई करना है कि यहाँ क्या रेशो आपको मिलेगी। ठीक है, आई होप कुछ बच्चे नोट्स बना रहे होंगे बहुत अच्छे। प्लीज मुझे दिखाइएगा नोट्स, फेसबुक पेज पे आप मुझे सेंड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जिन बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है वो और बच्चों को शेयर करें और बताएं कि हम केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैन वेदा से पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओके, तो उससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। अगर आप भी नहीं दिखाएंगे तो फिर मैं मेहनत करने से बचूंगा भी नहीं। बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ इतनी। मैं मेहनत तब कर सकता हूँ जब आप कुछ रिस्पॉन्स मुझे देंगे कि हाँ सर आप ये मेहनत हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो वो कैसे मुझे पता चलेगा? जब आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जो है वो चैनल को करेंगे। चलिए ठीक है, तो कमेंट भी करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, इसके बाद हमारा लॉ कौन सा था? इसके बाद हमारा लॉ था गेल-साक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, या उसी का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो हम क्या लिखेंगे?
हम लिखेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए अभी तक जितने भी हमने लॉ पढ़े, 3 या 4, उन लॉ के अंदर मास वर्ड यूज हो रहा है ना। कहीं भी वॉल्यूम का जो है नाम नहीं आया, सिर्फ मास ही वर्ड यूज कर रहे हैं हम, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, चाहे वो कांस्टेंट कंपोजिशन हो, चाहे वो मल्टीपल में हो या रेसिप्रोकल में हो। यानी हम सॉलिड और लिक्विड के लिए तो बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं गैस की, तो गैस के केस में मास की टर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हम वहां क्या करते हैं, वहां पर हम वॉल्यूम की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए लॉ जो बनाया गया वो गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है। अब आपसे कहता है, वो क्या कहता है कि कोई भी गैसियस रिएक्टेंट जो होंगे, जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनकी जो वॉल्यूम की रेशो होगी वो सिंपल रहेगी। उनकी वॉल्यूम की रेशो क्या रहेगी, सिंपल रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करते हैं हम क्लोरीन गैस के साथ, तो इसको क्या कीजिए, इसको क्या बैलेंस हो गई, बैलेंस होना जरूरी है भाई, ये बैलेंस हो गई, गैस मान लेते हैं, गैस से बनती है। तो कह रहा है कि जितनी वॉल्यूम इसकी होगी, मान लीजिए इसकी 1 मोल है, यहाँ 1 मोल लिखा हुआ है ना, तो मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर है, उससे बन कितना रहा है, 2 लीटर बन रहा है। अब एक खास बात समझिए भाई, अवोगाड्रो लॉ जो हमारा नेक्स्ट वाला लॉ है, वो पहले हाल वाला उसको इससे पहले बता सकता था मैं, बट जो अवोगाड्रो लॉ है वो क्या बोलता है हमें, वो हमें क्या बोलता है, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लिखा है मैंने ऐसे 2 लीटर, ठीक है, यहाँ से 1 और 2 लीटर, 5 समझ में आ जाएगा। अब जो यहाँ से रेशो आ रही है, देखिए वॉल्यूम की वो कितनी आ रही है, 1:1 आ रही है। अगर रिएक्टेंट गैस है, अगर प्रोडक्ट ना हो, तो मान लीजिए प्रोडक्ट यहाँ लिक्विड होता, तो हम इसकी वॉल्यूम को नहीं लेते, हम सिर्फ गैस की वॉल्यूम को ही लेंगे। वो आपसे कह रहा है कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा गैसेस रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करोगे, तो उनके जो वॉल्यूम की रेशो रहेगी वो हमेशा सिंपल रेशो रहेगी। अगर हमारा प्रोडक्ट भी गैस बनता है, अगर हमारा प्रोडक्ट भी गैस बनता है, तो उसके साथ भी रेशो क्या रहेगी, इन तीनों की सिंपल रहेगी। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर सबका क्या रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए। एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो है, वॉल्यूम की जो रेशो रहेगी आपकी वो कैसी रहेगी, सिंपल रहेगी। एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो यहां से बनेगा 2NH3, तो यहां वॉल्यूम की जो आएगी वो 1 मान लेते हैं, यहाँ 3 बनेगी, 3 लीटर हो गई, ठीक है, और यहाँ कितनी हो गई, 2 लीटर हो गई। तो जो रेशो आ रही है क्या आ रही है, 1:3:2 आ रही है। अगर ये भी गैस बनती है, तो नहीं बनती है तो फिर हम सिर्फ ये रेशो देखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बोलते हैं। बहुत आसान सा है, तो कुछ भी नहीं है कि रिएक्टेंट अगर गैस है तो उनकी वॉल्यूम की जो रेशो रहेगी वो सिंपल रहेगी और फिक्स रहेगी। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे। ज्यादा मुश्किल लॉ नहीं थे आज के, इजी लॉ थे सारे के सारे। और उसके बाद इस लॉ को दोबारा समझिएगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट लॉ आपका है अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है आपसे, कहता है कि अगर कोई गैस हमारे पास है, गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, तो जितनी ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल होंगे उतनी वॉल्यूम ज्यादा होगी। नंबर तो नॉर्मल सी बात है। एग्जांपल लेते हैं, क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों के हिसाब से क्लासरूम में जगह कवर करेंगे। अगर बच्चे में 30 कर दूं तो 30 के हिसाब से कम जगह कवर करेंगे। बच्चे 20 कर दूं तो 20 के हिसाब से और कम जगह कवर करेंगे। मतलब जितने बच्चे बढ़ाता जाऊंगा उतने वो वॉल्यूम कवर करते जाएंगे। वही बात ये गैस के लिए कह रहे हैं कि अगर आपकी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है और उस टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैस की वॉल्यूम होगी वो गैस के पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। अगर गैस के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा कवर करेंगे, गैस के पार्टिकल कम होंगे तो वॉल्यूम कम कवर करेंगे। सीधी सी बात है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। क्लियर हो गई वाली बात कि किसी भी गैस की जो वॉल्यूम है वो उसके नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगी। और नंबर ऑफ मोल क्या बताते हैं, पार्टिकल के बारे में बताते हैं। तो पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उतनी वॉल्यूम ज्यादा होगी, जितने पार्टिकल कम होंगे उतनी वॉल्यूम
कम होगी। अब इसी बात को हम एक तरीके से और भी तो बोल सकते हैं कि मान लीजिए भाई मेरे पास दो गैसेज हैं ए और बी, और उन दोनों गैसेज का प्रेशर और टेम्परेचर एक जैसा है, सिमिलर सा प्रेशर है, सिमिलर सा टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम है मान लीजिए V है, V1 है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो V2 है। अगर उनका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है और उसकी वॉल्यूम मैं सेम कर देता हूं, वॉल्यूम में सेम कर देता हूं, तो नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे उनके, सेम होंगे। तो यहां से ला क्या बनता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सीधी सी बात है, ये तो कह रहा है कब, एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो बात समझ में आ गई। ऐसे कह लीजिए कि अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ किसी भी गैस की जो वॉल्यूम है वो उस गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। यही बात है कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास दो गैसेज हैं, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, सेम वॉल्यूम के कंटेनर में रखा हुआ है और दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर भी एक जैसा है, तो उनके नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे गैस कैसे भी हो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है मान लीजिए, अब इसकी वॉल्यूम भी 5 लीटर है और इसकी वॉल्यूम भी 5 लीटर है, तो जितने नंबर ऑफ मोल इसके होंगे, इसके में 10 मोल है तो इसके भी कितने होंगे, 10 मोल होंगे। ये है आपका अवोगाड्रो लॉ। इट मींस की वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ये आया कैसे है, आपका इक्वेशन होती है PV is equal to nRT गैसेस के लिए। अब देखिए P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R तो होता ही कांस्टेंट है, तो यहां से V क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू N आ गया, यहां से आता है, ठीक है। अच्छा, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वापस एक बार गेर साथ पे आ रहा हूं। देखिए हम क्या कह रहे थे, मैं कह रहा था मान लीजिए N2 है और ये बन रहा था, मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम इसकी 1 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं 1 और 3, या इसकी 2 क्यों मान लेते हैं। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जब किसी गैसेस को हम कंबाइन करेंगे तो उनके जो नंबर ऑफ मोल की रेशो आएगी, ये नंबर ऑफ मोल तो है, और नंबर ऑफ मोल प्रोपोर्शनल किसके हैं, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। तो हम जहां 1 और 3 लिख रहे हैं वहां वॉल्यूम की जगह 1 और 3 नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हैं। तो ये भी तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल की जो रेशो आएगी वो भी क्या रहेगी, आपकी सिंपल रहेगी। जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनके नंबर ऑफ मोल की रेशो क्या रहेगी, सिंपल रहेगी। बट कब, जब वो सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे है। तो यहां से ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम की रेशो फिक्स रहेगी, और वॉल्यूम कहां से कर सकते हो आप, यहां से कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लिया आपने दिया था कि H2 प्लस Cl2 से HCl बन रहा था, तो यहां वो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1, तो रेशो क्या आएगी, 1:1, और ये कितनी आएगी, रेशो 2, और वॉल्यूम की रेशो भी क्या रहेगी भाई कि 1 और 2 रहेगी, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल की रेशो रहेगी वही वॉल्यूम की रेशो भी रहेगी, बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। समझ में आ गई बात। तो ये थे आपके 6 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले तो वो डिस्कस करूंगा, इसके बाद एक दो टॉपिक और हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और छोटे टॉपिक भी हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारा चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको सिर्फ 2 न्यूमेरिकल देके जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इन दीज लॉज। कोई भी हो सकते हैं, वो आपको चेक करना है किस लॉ के बेस पे, और वो सोल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर व्हिच यू हैव टू सोल्व, और ये आपको करके देखने की, उसके बाद आपको समझ में आएगा आप कितने लॉ अच्छे से आए हैं। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आज हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कुछ नया टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।